हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। यह टेस्ट हमारा जो होने वाला है प्रीवियस ईयर का एजीटीए का जो टेस्ट है उसके हम एनालिसिस देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए चलेंगे। यह कंप्लीट उसी बेस पे है जो कि हमारा एजीटीए का पीवाईक्यू था, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। सभी क्वेश्चन जो होंगे वन लाइनर होंगे, उनके केवल आंसर आपको दिए गए होंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, चीजों को आप अच्छे से समझ सको। आई थिंक आप अच्छे से करो। मे भी हो सकता है, मे भी कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हों, एक आध दो क्वेश्चन हिंट मिल जाए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, इसलिए हम अच्छे से थोड़ा सा करेंगे और देखेंगे। यह केवल वन लाइनर वाला होने वाला है। ठीक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा अपने डाउट्स को, अपने उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में भी उपयोग की जाती है। ठीक, मतलब पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा क्रॉप है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होता है, जाना जाता है, और जो हमारा क्रॉप रोटेशन होता है उसमें भी उसका यूज किया जाता है। तो पहली बात हमें जानेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से क्रॉप करते हैं, जो लेग्यूम्स क्रॉप होते हैं। ठीक है, जो पल्सेस क्रॉप होते हैं लगभग वे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और पल्सेस क्रॉप में आप जानते होंगे कि जो हमारा पल्सेस क्रॉप में कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, कोई बताए। पल्सेस क्रॉप की या लेग्यूम्स क्रॉप की ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, कोई बताए इसको। चलिए आइए बताते हैं। देखिए, पहली बात की जो पूछा जा रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है और फसल चक्र में यूज होता है उसका। देखिए, इसमें दोनों लैंग्वेज आपको दिया गया, अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नोन फॉर दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जानी जाती है एंड यूज द क्रॉप रोटेशन, और क्रॉप रोटेशन का यूज भी होता है। तो हमारा कौन सा है, चना, या कौन सी है, लेग्यूम्स क्रॉप है। इसे कबॉर्डिकल नेम साइसर एरिटीनम होता है। और एक मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि कौन सी ऐसी पल्सेस क्रॉप है जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, उसके रूट नोडल्स होते हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा है, राजमा। ठीक है, राजमा जो है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन ये नहीं करता राजमा। अप्रोक्स लेग्यूम्स की सभी क्रॉप्स करती हैं राजमा को छोड़ के। ठीक, इन चीजों को याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज यानी मिलेट्स के रूप में वर्गीकृत है। यहाँ पे दो चार ऑप्शन दिया हो गया। देखिए, जो मोटा अनाज होता है वह कोदो हमारा होता है, कोदो मिलेट्स या फॉक्सटेल मिलेट। इसमें और भी हो सकता है, जैसे सीरियल की क्रॉप आ सकती है, पहला ऑप्शन ये होगा। तो दूसरा ऑप्शन आ सकता है आपका राइस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका हो सकता है वीट हो सकता है, वीट हो सकता है। चौथा ऑप्शन आपका जो हो सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पल्सेस की क्रॉप पूछ दिया जाए, पिजन पी हो गया। ठीक है, पिजन पी यहाँ पे हो गया। तो ये चार ऑप्शन हो गई। तो आपको ये जानना है कि मिलेट्स हमारे क्या होते हैं, कोदो मिलेट्स और फॉक्सटेल। वो भी क्या पूछा है, लघु मोटे अनाज, तो छोटे वाले हो और मोटे अनाज हो। इसका इंग्लिश में भी दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स क्लासिफाइड एज अ माइनर मिलेट। क्या माइनर मिलेट कौन से हैं, तो ये चीजें ऑप्शन दिया। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आयोग द्वारा बोर्ड अंक लिखा गया। इन चीजों को ध्यान दीजिए, कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा आपको नहीं लिख के आएगा, बट मैंने यहाँ पे बता दिया क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन में कुछ सस्पेंशन होते हैं, जैसे दो से अधिक क्वेश्चन, एक से अधिक ऑप्शन का सही होना, या फिर कोई प्रश्न में या आंसर में कोई गलती होना। तो इस तरह की जो जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को किया होगा उसको मार्क्स मिलेंगे, उसका नंबर नहीं कटेंगे। अगर गलत भी हो जाए तो उसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ठीक, इसलिए दिया गया है। चलिए, अब थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, FSSAI के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फ्रूट, मतलब बिल्कुल जो रेडी है मार्केट में जाने के लिए, उसे बोलते हैं रेडी टू सर्व। ठीक, फ्रूट बेवरेज का उत्पादन जो प्रोडक्शन है, जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता के कम नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी जो कितना होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एक आंसर इसका दिया गया है 90%। जो इसकी जल क्षमता होती है वो 90% से कम नहीं होना चाहिए। इसकी इंग्लिश में भी क्वेश्चन मैंने दे दिया है ताकि जो बच्चे यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से उनको भी कोई दिक्कत ना हो, या जो इंग्लिश मीडियम से उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक,
चलिए, ये ना जो हमारा रेडी टू सर्व बेवरेज होता है मार्केट में जाने के लिए, जब उनको हम कंटेनर में पैक करते हैं, ठीक है, जब कंटेनर पैक किया जाता है तो उसका वाटर कैपेसिटी जो कंटेनर पैक करते समय होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 90% या 90% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 90% से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका 90%। ठीक, अगर कुछ कट रहा होगा तो मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन जाना जाता है, जिसका क्रॉप रोटेशन में भी यूज करते हैं? तो चना। यहाँ पे दो तीन क्रॉप्स हो सकते हैं जो कि क्रॉप रोटेशन में ना भी यूज किया जा सके, बट मैं प्रोसेस हूँ। आप इन चीजों को कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसे कौन से क्रॉप हैं जिनको हम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं बट वे हमारे क्रॉप रोटेशन में यूज नहीं होते। ठीक, और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या, कौन सी फसल क्या होती है माइनर मिलेट्स के रूप में होती है? वो कौन सा हो गया? ये ऑप्शन आपका कोदो मिलेट्स हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे कौन से बेवरेज हैं FSSAI के अनुसार अकॉर्डिंग जो रेडी टू सर्व हैं, मतलब मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, जब उन्हें कंटेनर में पैक करते हैं तो उनकी जो वाटर कैपेसिटी यहाँ पे दिया होगा, देखिए, बेवरेज दैट ऑक्युपाई नॉट लेस देन ऑफ द वाटर कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का जो वाटर कैपेसिटी उससे कम नहीं होना चाहिए व्हेन पैकेज द रिच कंटेनर। तो 90% इसमें होना चाहिए। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या हमारा है? ठीक है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से काले चने का सही वनस्पतिक नाम है? काले चने का क्या बोलते हैं हम? विग्ना मूंगो बोलते हैं। हमारा दो होता है, ठीक है, काबुली चना। काबुली चना का कोई बॉटनिकल नेम बताए? ये आपके लिए रहेगा कि काबुली चना का बॉटनिकल नेम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी जो अगर पूछा जाए कि काले चने का जो बॉटनिकल नेम होता है वह क्या होता है? बिगना मुंगो। ठीक है, काला चना यानी कि क्या बोलते हैं इसे, कोई बताए? उर्द जो होता है ब्लैक वाला उसे बिगना मुंगो बोलते हैं। ठीक, मूंग का। फिर क्या हो गया? राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ब्लैक ग्राम इसको बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो इसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ब्लैक ग्राम। ठीक, ब्लैक ग्राम हो गया। फिर राष्ट्रीय पौध, चलिए ओके, इंग्लिश में ही बोलते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आइए देखते हैं। इस पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, जिसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में NIPHM। ठीक, जिसे क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। द मैक्सिमम सेफ मॉइस्चर कंटेन फॉर स्टोरेज एंड राइस पैडी। राइस पैडी को स्टोरेज के समय कितने % आपको उसमें होना चाहिए, उससे क्या खराब होने से बचाने के लिए उसमें मॉइस्चर कितनी % होने चाहिए? तो क्या हो गया? 14% राइस के लिए, और व्हीट के 14 से आपका 12%, यही ना? धान के लिए कितना होना चाहिए? 14%, और गेहूं के लिए 12%। इन चीजों का याद रखिएगा कि धान के लिए जो पैडी है उसके स्टोरेज के लिए हमें 14% उनका मॉइस्चर रखना है। जबकि अगर व्हीट को हम करते हैं, ठीक है, इसको व्हीट को जब हम करते हैं यहाँ पे, तो कितना % होना चाहिए हमारा स्टोरेज मॉइस्चर? 12%। ओके, यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन यहाँ पे है, तीन क्वेश्चन, कि हमारे ब्लैक ग्राम होता है उसका बॉटनिकल नेम क्या हो गया? बिगना मुंगो। और जो हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के अनुसार जो हमारे धान और गेहूं की जो स्टोरेज होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए स्टोरेज के टाइम, जिन्होंने संक्रमण होने से बचाया जा सके, जो मॉइस्चर % होना चाहिए 14% धान के लिए और 12% गेहूं के लिए होना चाहिए। ठीक, आइए, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बोलिएगा। चलिए, सॉरी। ठीक, अब आते हैं छठा क्वेश्चन। क्या है? व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पेरिशेबल कमोडिटीज? मतलब नाशवान वस्तुएं, जो खराब होने वाली वस्तुएं हैं, उनके परीक्षण के लिए प्रयुक्त जो शून्य ऊर्जा होती है, जीरो एनर्जी होती है, उसमें शीत भंडारण कोल्ड स्टोरेज के समय वह कितना होना चाहिए? वाष्पीकरण, सॉरी, इसको सिद्धांत क्या है, इसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण शीतलन। ठीक है, जो हम नुकसान होने वाले, हमारे खराब होने वाले वस्तुएं हैं, उनको जब स्टोरेज में रखा जाता है, ठीक है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं हम? वाष्पीकरण शीतलन। ठीक, क्या है?
थुरिंजियसिस यानी जिसे बीटी बोलते हैं का उपयोग करके किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है? बेसिलस थुरिंजियसिस का इसमें यूज किया जाता है किस कीट को नियंत्रण करने के लिए? कैटरपिलर। कैटरपिलर को यूज कंट्रोल करने के लिए हमें बेसिलस थुरिंजियसिस यूज करना चाहिए। बेसिलस थुरिंजियसिस जिसे हिंदी में क्या बोल और दूसरा नाम क्या है? बीटी। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बीटी। याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित घटकों पर विचार करना है आपको, देखना है क्या है यहाँ पे? पैक हाउस, रिपेनिंग चेम्बर, प्री कूलिंग, विच दिस आर पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट। मतलब इनमें से कौन किस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है? ठीक, ये पूछा है आपसे कि पैक हाउस, रिपेनिंग चेम्बर और प्री कूलिंग विच ऑफ दी आर पार्ट द इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। जो इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है इनमें से कौन सा उसका पार्ट है? तो कौन सा पार्ट है हमारा? पहला और तीसरा, यानी तीनों हमारा इस तरह से देखा जाए तो पैक हाउस भी होना चाहिए, रैपेनिंग चैम्बर उसको पकने के लिए, प्री कूलिंग यूनिट भी होना चाहिए उसको स्टोरेज करने से पहले कूल करने के लिए। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या आता है? 9वां क्वेश्चन पूछा है कि गंदी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचान है? गंदी बग कौन से क्रॉप में लगती है, कोई बताएगा? गंदी बग कौन से क्रॉप में लगती है? गंदी बग जो होती है वह पैडी में होता है, नहीं राइस चावल में। ठीक, जो चावल की खेती होती है उसमें क्या होता है? गंदी बग। मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन के खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन था कथन सही है? हो सकता है वहां पे, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, एक इसका जो सही है वहां पे 4 ऑप्शन इस तरह से दिखेंगे। आपको यही चीजें देखना है, मैं पहले ही बता दिया कि वन लाइनर है तो आपको ये चीजों को पढ़ना है, इसका आंसर रखना है कि जो मिलेट्स होते हैं उनके जागरूकता बढ़ाने, उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए कौन सा कथन दिया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? जैसे कि मिलेट्स द वेयर rebranded as nutrient cereal by the India 2018 and 2023 was later the declared as the International Year of Millets by the United Nations। यानी कि भारत में 2018 में मोटे अनाज जो होते हैं हमारा मिलेट्स हैं इनको न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया गया, रीब्रांडिंग पुनः ब्रांड किया गया तथा इसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 में अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज यानी मिलेट्स वर्ष घोषित कर दिया गया। यह इनको क्यों किया गया कि इनका खपत बढ़ सके, इनका यूज बढ़ावा दे दिया जा सके। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब क्या है 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्या निम्नलिखित में कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो रिले क्रॉपिंग कौन जानता है? शॉर्टकट में कोई कमेंट में बताए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन जाते हैं, इसको आप बताइएगा, ये आपका क्वेश्चन होगा, कोई जरूर इसको लिख रहा है। ओके ठीक है, आइए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा रिले क्रॉपिंग का सही ढंग से उदाहरण। पहली, खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल उसमें बो देना यानी ग्रो करना। फसल की कटाई नहीं हुई है बट इसमें दूसरी फसल को ग्रो कर दिया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिले क्रॉपिंग। सही आपने लिखा, बिल्कुल। रिले क्रॉपिंग कैसे? पैडी में बर्सिंग किया जाता है। गांव आजकल भी देखोगे तो बर्सिंग जो धान की कटाई होती है जब वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होता है, बिल्कुल कर किया नहीं जाता, रेडी होता है, उस टाइम पे उसमें बुआई कर दी जाती है। फिर और क्या आता है कि जो हमारा एक ऑप्शन दिया गया है, दिया गया है, राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर बीजों का भंडारण को बढ़ावा देती है। और फिर इसका जो कंक्लूजन है, रीजन है, इससे प्राकृतिक आपदाओं अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अगर हम भंडारण को बढ़ावा देंगे तो उससे हमें प्रॉफिट क्या होगा, उसके फायदे क्या होंगे इन फ्यूचर के, उसके फ्यूचर में प्रॉफिट फायदे क्या होंगे कि अगर कोई भी आपदा सिचुएशन आ गई, स्थिति आ गई, तो उसमें उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसके पहले कोविड वाला हमारा हुआ, ठीक है, कोविड वाला अभी करंट में देखा जाए तो जो गैस सिलेंडर का वाला हुआ, अगर जिसके पास एक्स्ट्रा 1-2 गैस सिलेंडर थे, अगर उन दौरान उनको नहीं मिला भी होगा तो उनके काम उससे चल गए होंगे, उनके काम हो गया होगा वहां से, ठीक है, मैनेज हो गया हो। सेम उसी तरह तो यहाँ पे दिया गया अभी कथन ए, मतलब जो ए है वो सही है, जो कि कारण रीजन जो हमारा दूसरा है वो रीजन है, दोनों सही है, और कारण आर जो दूसरा आर है वह ए का सही व्याख्या करता है। हम बीज को क्यों स्टोरेज करते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर में कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, पैनिक सिचुएशन आने पर हम उनका यूज कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से आपको ये चीजों को समझना है कि क्या है। ठीक, फिर 13वां
क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल खली अखाद्य और पशुओं के लिए उपयुक्त नहीं है? अरंडी की खली, नीम की खली, मूंगफली की खली या महुआ की खली। तो इसमें कौन सा ऐसी खली है जो पशुओं को हम नहीं खिला सकते? तो हम अरंडी का भी खली नहीं खिला सकते, ये टॉक्सिक बहुत ज्यादा होता है। नीम की खली भी, मूंगफली की भी खली इनके लिए यूज नहीं की जाती। और फिर क्या है हमारा, एक महुआ की खली। इन तीनों को हम पशु चारों को यूज नहीं कर सकते। कौन कौन? पहला, दूसरा और फिर महुआ यानी तीसरा। यानी कि हम केवल यूज कौन कर सकते हैं आप यहाँ पे, मूंगफली की खली को हम पशु के खिलाने के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि अरंडी का खली नहीं यूज कर सकते, नीम का खली यूज नहीं कर सकते, और फिर महुआ की खली को नहीं यूज कर सकते। ठीक, चलिए। या फिर सरसों का खली हो तो यूज कर सकते हैं, तीसी का खली हो जो ठंडा होता है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, इन चीजों को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको है मैच करने के लिए कि सही मिलान कीजिए। तो क्या बताइए, जो चावल क्या है, चावल किस प्रकार का क्रॉप है, गन्ना किस प्रकार का है, ठीक है, मूंगफली और जो, कोई बताएगा? चावल जो हमारा वो देखिए सीरियल हो जाता है, गन्ना जो हो जाएगा कैश क्रॉप में आता है हमारा, और मूंगफली जो आती है वह ऑयली सीड होती है। ठीक है, ठीक है, और फिर जूट जो होता है वो हमारा फाइबर है। तो इस तरह से हम इसका मिलान कर सकते हैं। कैसे? राइस का क्या हो जाएगा, सीरियल, शुगर केन का नकदी फसल यानी कैश क्रॉप, ग्राउंड नट जो होगा तिलहन का होगा, ओके, और फिर हमारा क्या होगा, जूट जो होगा वह रेशा होगा। तो इस तरह से आपको मैच भी करने के लिए एग्जाम में आता है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर फलों की वर्गीकरण यानी ग्रेडिंग के लिए डिजाइन किया जाता है? आमतौर पर ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत पर सरकार द्वारा समर्थित पैक हाउस में लगाया जाता है। ठीक, जिसे पका अनाथ या झुका हुआ बेल्ट ग्रेडर, क्या बोलते हैं इसे, इनक्लेंट बेल्ट ग्रेडर। इनको याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो आकार फलों की वर्गीकरण ग्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया, मतलब जो फलों का होते हैं हमारे फसल होते हैं उनके ग्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है आमतौर पे, और ऑपरेशन ग्रीस में यूज भी किया गया है, पैक हाउस में भी लगाया जाता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द इक्विपमेंट स्पेशली डिजाइन फॉर द ग्रेडिंग फॉर फ्रूट, मतलब फ्रूट के साइज को ग्रेडिंग करने के लिए, एंड द कॉमनली deployed the government the supported package house under the ऑपरेशन ग्रीन्स। तो इसमें क्या हो गया, इंक्लिनेट ब्लेड बेल्ट ग्रेडर। फिर क्या गया, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन प्रोसेस प्रोसीजर इन इंडिया विच मेथड इज द एम्प्लॉयड टू वेरीफाई द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ ए सीड व्हेन मेटेड द बाय रेगुलरिटी स्टैंडर्ड। इसमें क्या, ग्रो आउट परीक्षण, इसको क्या बोलते हैं, ग्रो आउट परीक्षण। इसमें पूछा है कि भारत में आधिकारिक जो बीज प्रमाणीकरण के अनुसार विनायमक विनायमता मानकों के अनिवार्य की जाने वाली बीज लॉट की अनुवांशिक शुद्धता सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि, जो ओवरऑल इसमें पूछा गया है हम देखा जाए तो बीज की शुद्धता, बीज की जेनेटिक प्योरिटी को मेजर करने के लिए, उनको सत्यापित करने के लिए कौन सा विधि यूज किया जाता है, उसे ग्रो आउट परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रो आउट। देखिए ये तो इतना क्वेश्चन आपको दे दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, केवल आपको इसमें इल्यूजन है एक तरह से। अगर आप इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। आपको यहाँ से देखना है कि बीज लॉट की यानी बीज की जेनेटिक प्योरिटी मतलब अनुवांशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सा विधि यूज किया जाता है। आपको पढ़ना है ग्रो आउट परीक्षण। क्या करना है, ग्रो आउट परीक्षण से हम बीज की जेनेटिक प्योरिटी को सत्यापित कर सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। टोटल आज के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम देखेंगे, बाकी 50 के कल देखेंगे। या टोटल 100 क्वेश्चन का एक स्लाइड है, ठीक है, तैयार किया गया है 100 क्वेश्चन का, जहां से कि आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड देखेंगे। अगर आज की क्लासेस समझ में आई
तो बताइएगा, अगर कुछ चेंजेस करके लायक होगा तो कल के क्लास में और कुछ चेंज करके लाया जाएगा, जिससे कि आप और भी अच्छे से चीजों को समझ सकें। ठीक है, चलिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा मतलब अवसंरचना विकास निधि क्या होगा, DIDF योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन सा बोर्ड होता है? बोर्ड का क्या नाम है? यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग का ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डेली प्रोसेसिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसे क्या बोलते हैं, DIDF स्कीम। मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि जो DIDF का इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कीम देता है? कौन देता है? यार, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, इसे NDDB बोलते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं। ये दोनों मिलकर इसका करते हैं, किसका? डेयरी संगठन प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि को योजना को लागू करते हैं। क्या करते हैं? यह ऑर्गेनाइजेशन लागू करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, बीज प्रतिस्थापन दर शब्द से क्या तात्पर्य? SRR से क्या तात्पर्य है? इसमें क्या हो गया, बीज प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा? सीड रिप्लेसमेंट रेट। इसमें क्या है, कुल रोपित फसल क्षेत्र में जितना भी आपने फसल को लगाया है, खेत में संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत। ठीक, पहले जो हम सीड लगा रहे हैं प्रमाणित और इन बीजों की उपयोग किए गए हैं बोए गए क्षेत्र में, इनकी जो प्रतिशत हम निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन दर। ठीक है, समझ में आया? कुल रोपित फसल में से खेत में संरक्षित बीज, जो संरक्षित बीज हैं के बजाय, संरक्षित बीज मतलब जो एक्स्ट्रा बीज लगा दिए गए पहले से लगाए गए हैं, उनके बजाय जो प्रमाणित गुणवत्ता बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र होते हैं, उनका प्रतिशत निकालना ही क्या होता है? हमारा सीड रेट होता है। ठीक, जैसे आउट, हिंदी नहीं समझ में, ओके। देखिए, आउट ऑफ द टोटल एरिया आ गया क्रॉप प्लांटेड, जिसमें प्लांटेड लगाया गया है, प्लांट लगाया गया है, द परसेंटेज ऑफ एरिया सोन यूजिंग द सर्टिफाइड क्वालिटी सीड, और उन्हीं में जो एरिया इनके द्वारा सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड के द्वारा लगाया गया है, इनका परसेंटेज निकालना रेदर देन फ्रॉम द सेव सीड, जो ऑलरेडी सेव सीड लगाए गए हैं। ठीक, उन्हीं को बोलेंगे सीड रेट। आई थिंक चीजें समझ में आ गई। कुल एरिया में से, कुल मैंने क्षेत्र लगाया, मान लीजिए 1 हेक्टेयर। ठीक, 1 हेक्टेयर का क्षेत्र लगा, एरिया क्या प्लांटेड किया गया। ठीक, 1 हेक्टेयर का एरिया क्या किया गया? आपको प्लांटेड किया गया। इसमें आपको दोनों तरह के सीड लगाए गए। कौन से लगाए गए? हमारा एक सर्टिफाइड और सेव सीड, हमारी जो कि नॉर्मल सीड होती है, इन दोनों को लगाया। तो इनका जो हम रेट निकालते हैं, सर्टिफाइड जो हमारे क्वालिटी सीड होते हैं, इनका जो हम परसेंटेज निकालेंगे इसमें से अलग, वही हमारा क्या होता है? सीड रेट। आई थिंक चीजें समझ में आ गई कि कुल रोपित एरिया में से, कुल प्लांटेड एरिया में से क्वालिटी और सर्टिफाइड सीड का क्षेत्र परसेंटेज निकालना ही हमारा सीड रेट होता है। मैं इसको समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि चीजें क्वेश्चन थोड़ी सी घुमाकर यहाँ पे दिया गया है, इनडायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया। ठीक, आइए, भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधार बीज का सही वर्णन करता है? ठीक, यहाँ पूछ रहा है एज पर द इंडियन सीड सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फाउंडेशन सीड। तो उसमें क्या हो गया? इट इज द प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्रीडर सीड एंड मस्ट मीट IMS स्टैंडर्ड। ओके, इसका उत्पादन प्रजनक बीज से किया जाता है। जो हमारा भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन है, इसमें जो यह ब्रीडर बीज से किया जाता है। ठीक है, प्रमाणीकरण बीज सर्टिफाइड सीड होता है। ठीक है, और फिर और इसमें IFSCS मानकों को पूरा करता है। ठीक, चीजें समझते चलिए, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। चलिए, अब आते हैं 20वां क्वेश्चन, 20 नंबर। बिल्कुल, 20 नंबर क्या पूछ रहा है कि बागपत उत्तर प्रदेश, दुर्गापुरा जो राजस्थान का क्षेत्र है, जो रांची व झारखंड का क्षेत्र है, तो
में 2021-22 के दौरान बहु स्थान क्षेत्र परीक्षणों में ICAR और ICI के किस बीज उपचार फॉर्मुलेशन ने पारंपरिक कवकनाशकों के बेहतर प्रदर्शन करते हुए चने में बिल्ड और जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से कम किया। कुल मिलाकर कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2021 के दौरान अलग अलग क्षेत्रों पे परीक्षण हुई, ठीक है, तो उसमें कवकनाशक जो हमारे फंजीसाइड है उनको कम प्रदर्शन करते हुए जो चने में विल्ट होता है, ठीक है, और फिर सड़न होता है उनको कम किया गया। इसमें क्या था, पूसा 5HD या वैरायटी का नाम है आई थी, और फिर इसे ट्राइकोडर्मा हजार्डियम और बीज ड्रेसिंग में, ठीक, ये हुआ। फिर भारत में आई सी, भाई क्वेश्चन नहीं समझा तो आप पहले बोलिए, मैं इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चन को रीड करता हूँ। आइए देखते हैं क्या है। इन मल्टी लोकेशन फील्ड द ट्रायल ड्यूरिंग 2020 और 22 which see the treatment formulation from ICAR IARI effectively reduce wilt and root rot chicken। ठीक, चने में जो रूट रॉट का था उसको क्या किया गया, आउट परफॉर्मिंग कन्वेंशनल फंजीसाइड। तो इसमें किया गया पूसा S5SD, जिसमें क्या सीड ड्रेसिंग किया गया, किससे, ट्राइकोडर्मा हजार्डियम IAR-E4। फिर भारत में which the authority the designation is the national for the OECD सीड स्कीम इंडिया। तो इसमें क्या है, संयुक्त सचिव बीज कृषि एवं सहायता, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यार बीज नियम 1968 के अनुसार हानिकारक रासायनिक उपचारित बीज कंटेनर पर क्या लिखना अनिवार्य है, भोजन चाहे था तेल प्रयोजनों के लिए उपयोग ना करें, ठीक। और फिर क्या है, सटीक क्षेत्र 23 नंबर आते हैं। सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए कौन सा मृदा नमूनाकरण पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशासित है, जिग जैग, ठीक है, किस प्रकार का मृदा नमूना, जिग जैग। फिर हमारा आता है 24, ई किसान उपज निधि पहल के बारे में कौन सा कथन सही है, या किसानों को ENWR गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम था, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे क्या है, इनेबल फॉर्म, जो कि फॉर्म इनेबल नहीं है उनके लिए पोस्ट हार्वेस्टेड लोन एंड प्लेटिंग द ENWR। तो जो किसान क्या है, एलिजिबल नहीं है, ज्यादा वो इनेबल नहीं है फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिससे पर्ण कीट यानी लीफ रस्ट रोग हो जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन रहा होगा उसमें जिसमें उपयुक्त कोई, लीफ रस्ट किसके कारण होता है, कोई बताए, किसी ने बताया, पक्सिनिया ट्रिटिसिना, बिल्कुल सही। जो हमारा इसमें रस्ट होता है वो किसके कारण होता है, पक्सिनिया ट्रिटिसिना, जो कि एक फंगल है, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कीटों में से कितने कितने दलहन पर आक्रमण करते हैं, जिसे हेलिकोवर्पा अर्बिजेरा, ठीक है। क्या वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, चलिए, तो बोल दिया, कमेंट में बोल दीजिए वॉइस नहीं आ रही है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दो, हाउ मेनी द गिव पेस्ट अटैक द पल्सेस, इसमें कुछ क्रॉप्स, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट रहे होंगे दो, जो कि इसमें दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, अनुवांशिक के जनक किसे जाना जाता है, कोई बताए। अनुवांशिक के जनक, जेनेटिक के फादर किसे बोलते हैं। ये टेस्ट है तो आप लोग बताते चलिए, मैं इसका एनालिसिस करा रहा हूँ, फिर मैं आपका यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ। बिल्कुल आंसर आना शुरू हो चुके हैं। जेनेटिक के फादर किसे बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक, बिल्कुल सही। फिर क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द इमीडिएटली प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन द पर्विक एसिड ऑक्सीडेटिवली
के नाम से जाना जाता है? हाइब्रिड विगोर, ठीक है, हाइब्रिड वाइगर होते हैं यहाँ। फिर फाइटोथोर्स संबंधित है बिंदु स्राव से, ठीक है। नेक्स्ट आता है यंत्रीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो बीजों की बुआई करने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए उनके एक समान आकार देने के लिए बीजों की किस प्रकार का उपयोग, बीज पेलेटिंग बोलते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जड़ के विकास को बढ़ावा देता है, पौधों में प्रारंभिक वृद्धि का समर्थन करता है? वह जड़ वृद्धि और विकास के लिए फास्फोरस। और फिर नेक्स्ट क्या है, फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से हिप्टेल विकारक होता है, जिसे मोलिब्डेनम की कमी से होता है? निम्नलिखित में से किसी जटिल यानी कॉम्प्लेक्स उर्वरक के नाम में जाना जाता है? डाई अमोनिया फास्फेट, जिसे डीएपी बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तरल फार्मूलेशन आवश्यक प्रति मिलीलीटर न्यूनतम व्यवहार्य कोशिका गणना कितनी है? कितनी है? 1 × 10⁸ ठीक। और फिर क्या, मैनेज के अनुसार यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द कॉन्स्टिट्यूट ए रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया एज पर द मैनेज, ठीक है। इसे क्या है, मैनेज। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी केंद्रित योजना का सिद्धांत इसे। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, के अंतर्गत वाटरशेड विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायित्व है? इसका आंसर आप लोग दोगे, एक बार देखिए इसको, ठीक है। इसका आंसर आप लोग से चाहिए, कल के वीडियो में हम इसका बात करेंगे। 37 नंबर, मैं इसको नोट करा देता हूँ, 37 नंबर का आपसे कल मुझे आंसर चाहिए, ठीक। अब आते हैं 38 नंबर, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करता है? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया था वह? मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, कौन सा बैक्टीरिया था वह? राइजोबियम बैक्टीरिया। फिर बैसिलस सबटिलिस पौधों में को पर्यावरणीय तनाव सहन करने में मदद कौन करता है? तनाव प्रतिक्रिया जीन और फाइटो हार्मोन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करते हैं। फिर जिला स्तर पर भी केंद्रित निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाले कृषि योजना को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत तंत्र पेश किया गया था? किसमें? कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं? आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एक क्वेश्चन याद रखें, एजीटीए वाले तो याद ही रखें, एमपीआरएयू वाले भी याद रखें। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आप एमपीआरएयू का क्वेश्चन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, मूंगफली आधारित पनीर के उत्पादन, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द आईसीएआर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्राउंडनट पनीर इज द करेक्ट, ठीक है। उत्पादक की सेल्फ लाइफ 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 दिन और -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 दिन तक होती है, ठीक। जो प्रोडक्ट होता है उसकी सेल्फ लाइफ जो होती है, अगर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो 10 दिन तक रख सकते हैं, अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं तो 20 दिन तक इसको हम स्टोरेज कर सकते हैं, जो हमारी मूंगफली आधारित पनीर उत्पादन के लिए, ठीक। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना मार्ग प्रशस्त किया गया? वह क्या है? स्मिथ लीवर अधिनियम, ठीक। फिर मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में रूरल परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी रोजगार दी जाती है? तो 100 दिन की उनको मजदूरी रोजगार दी जाती है, जो ग्रामीण एरिया में हमारा मनरेगा चलता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन याद रखें, कौन? जो कि एनपीआरएयू का कर रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन जो दिया जा रहा है दोनों एग्जाम के लिए, तो ये आपसे कुछ ज्यादा ही परसेंटेज चांस है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे रूरल एक्सटेंशन से, ठीक है। जो ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सटेंशन से ही बनते हैं मोस्टली। ओके,
ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां रीच टू वैली उपाय वन रोपण और स्व स्थानीय जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वाटर दृष्टिकोण से, वाटर सेट दृष्टिकोण। निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, ऐसी कौन सी योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों की किफायती फसल प्रदान करने में केंद्रित है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर फसल को हमारे किसी प्रकार के नुकसान होते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको सपोर्ट दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस को प्रभाव महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है? ऑक्सीजन का कोई भी हमारे ग्रीन हाउस में योगदान नहीं होता है। ठीक, चलिए मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इसको क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में एमएसपी प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? एफसीआई। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, भैंस की किस नस्ल की उच्च दूध उत्पादन और अनुकूलशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? याद रखिएगा, कौन सी बुफेलो की भैंस की कौन सी वैरायटी है जिसे काला सोना कहा जाता है या फिर दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो उसका क्या नाम है, मुर्रा। और फिर क्या, DILRMP के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या किस आधार पर तैयार की जाती है? देशांतर, अक्षांश और भूखा, जिसे जमाबंदी मानचित्र भी बोलते हैं। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड कैस्ट्रल मैप्स। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, गोरखपुर में 2019-20 में PM10 सांद्रता मतलब पार्टिकल पर मोल, ठीक है, 280 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दर्ज की गई और 2021-22 में वास्तविक सांद्रता 142 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब प्राप्त हुई। कमी कितनी थी, कितनी कमी हुई, 138 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। कृषि पहल के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द आर्या का क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना। जो हमारे आर्या का फुल फॉर्म होता है वह अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि युवाओं का आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना। फिर क्या है, वाटरशेड विकास परियोजना के सामान्य निर्देशानुसार क्लस्टर दृष्टिकोण तहत भूजल विज्ञान, जियो हाइड्रोलॉजिकल जिसे बोलते हैं, इकाइयों की विशिष्ट आकार सीमा क्या होनी चाहिए, 1000 टू 5000 हेक्टेयर, यानी 1000 से 5000 हेक्टेयर के बीच का होना चाहिए वाटरशेड, जो कि हमारा एक क्लस्टर दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हमने 52 क्वेश्चन देखा है। इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन होगा हम कल के वीडियो में देखेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहा करिए ताकि आपको और भी अच्छी चीजें और आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हम यहाँ पे बता सके। हम कल भी इसी टाइम पे, सेम टाइम पे वीडियो लेकर आएंगे, क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कल की क्लासेस लाइव होने वाली है, ठीक है, तो कल की क्लासेस जो होगी 8 बजे से लाइव होगा, 8 से 9 के बीच की क्लासेस कल चलेंगी। तो आप टाइम से ज्वाइन कीजिए और अपने टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो एग्जाम को लेके, तो उसको भी आप यहाँ पे एग्जाम में क्लियर कीजिए, अपने डिस्कस कीजिए क्लास के थ्रू। ओके ओके, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।